ये देखो भाई, जूम इन कर दो, क्या स्माइल है यार। ये ऐसे इंसान की स्माइल है जो 15 करोड़ रुपए लेता है ऐसी जर्नलिज्म करने के लिए। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं। लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, 4 थप्पड़ देने की है बारी आई। तो भाई आज हम मेरे एक पर्सनल फेवरेट को ही कवर करने वाले हैं, जो कि आते थे पहले जी न्यूज में, आज तक में भी आ चुके हैं। इनका डीएनए एनालिसिस वाले शो में ये ऐसी तगड़ी एनालिसिस दे जाते थे, सर के ऊपर से ही निकल जाती थी। आदमी सोचता है यार ये क्या बोल दिया, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बैठता था इनकी एक्सप्लेनेशन का। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये अभी आ गए हैं दूरदर्शन में, और दूरदर्शन में पहले ही शो में आके इन्होंने धमाका ही कर दिया भाई, एकदम सीरियसली। फर्स्ट शो में ही ये डिकोड जो शो है इनका, उसमें जाके इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, एक झूठा वीडियो दिखा दिया। ये पर्टिकुलर वीडियो देख लो, थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज ये फैक्ट चेक हो चुका है। तो ये बेसिकली बता रहे हैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, और जो पर्टिकुलर फुटेज चल रही है वो चल रही है ईरानियन मिसाइल्स की, जब उन्होंने एयरबेस टारगेट किया था इजराइल के अंदर। उससे भी मजेदार बात यह है कि डीडी पे ऑलरेडी ये पर्टिकुलर क्लिप 2 अक्टूबर 2024 को ऑलरेडी चल चुकी थी। तो भाई थैंक यू सुधीर जी, आप आए डीडी में और पहले दिन ही आपने छक्का मार दिया। भाई हमारे देश में जर्नलिज्म इतना ज्यादा गिर चुका है, और झूठ तो एकदम पार्ट ऑफ जर्नलिज्म ही हो गया ऐसा लगता है। और भाई फर्स्ट डे, मतलब स्कूल का पहला दिन है और आप पहले दिन ही चीटिंग करने चालू। यार कुछ तो मतलब ख्याल रख लेते कि भाई नई टीचर है, कुछ थोड़ा रेपुटेशन जमाना है, कुछ नहीं। बिकॉज इट इज इनबिल्ट नाउ, हमारे अंदर इनबिल्ट है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे। असल में भारत के सारे नेताओं को अब एकता दिखानी होगी। हमारे विपक्ष के जितने नेता हैं उन्हें एकजुट होकर भारत के साथ खड़े होना होगा, जो कि अभी वो हो नहीं रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में फर्क ये है कि भारत में आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज़्यादा डिवीजन है, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और हमारे देश में उसे लेकर बहुत राजनीति हो रही है। एग्जैक्टली सुधीर जी, आपने सही बोला, बहुत ज्यादा ही राजनीति हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मई में था ऑपरेशन सिंदूर, हम अगस्त में बैठे हैं, और जब हमारे एयर चीफ मार्शल अब आके बयान देते हैं कि हमने गिरा दिए फाइटर जेट्स पाकिस्तान के, 6 गिराए, जिसमें से 5 जेट थे, एक कोई बड़ा एयरक्राफ्ट था, पॉसिबली एवैक्स था। तो भाई राजनीति तो चल ही रही है। और जो आप ऑपोजिशन को ब्लेम कर रहे हो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था किसी भी ऑपोजिशन मेंबर ने कुछ भी नहीं बोला, सब एकदम सरकार के साथ खड़े थे, कोई भी सवाल किसी ने नहीं किया। पर अब जब हो गया तो पूछे ही जाएंगे ना। और आप बेसिकली देख लो यार, कितना कीचड़ उछाला गया है, कितना लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान। तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, पूरा देश ही कंफ्यूज्ड है कि भाई हो क्या गया, कितने जेट्स हमने गिराए, कितने जेट्स हमारे गिरे, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज पे। सीज फायर किसने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जाके अपने ट्रूथ सोशल पे क्यों पोस्ट किया। मतलब लोगों के मन में इतने ज्यादा सवाल हैं आज के डेट में कि लोग कंफ्यूज ही हो गए हैं। फिर ऊपर से ये चालू हो जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन आ जाता है, कुछ भी टाइप की वोटर लिस्ट जारी हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, सबके पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब तो कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा। ये सारी वो खबरें होती हैं जिनका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, या फिर जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। एग्जैक्टली सुधीर जी, मैं यही तो बता रहा था, ज्ञान में वृद्धि देश में इसी तरीके से की जाएगी, आपके बढ़िया एनालिसिस के साथ। वाह यार, इसीलिए इस बंदे को 15 करोड़ मिलते हैं भाई। जी हाँ, आपका हमारा टैक्स पेयर मनी, क्योंकि ये दूरदर्शन में जाके मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, पूरे देश को बताते हैं। इन माय ओपिनियन मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। सीरियसली इतनी बढ़िया जर्नलिज्म करने के लिए इनको मिलते हैं 15 करोड़ रुपए। वैसे कहीं जगह 18 भी रिपोर्टेड है, बट लेट अस स्टिक टू 15। पर सुधीर जी एक चीज तो बड़ी सटीक बोलते हैं कि ज्ञान की वृद्धि तो हमको हमेशा करती रहनी चाहिए, और खास तौर पे क्योंकि जो अगला डेकेड है जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर का, वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या ट्रेड एग्रीमेंट से ही नहीं डिसाइड होगा, वो इससे डिसाइड होगा कि असल में कौन एआई को अच्छे से समझता है और एआई को लेवरेज कर सकता है। जहां पूरी दुनिया भर की सरकारें लगी हुई हैं सिक्योर करने टेक्नोलॉजिकल एज, वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अभी भी सोचते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कर्व से आगे ही रहें। हम इनवाइट करना चाहते हैं आपको ये 2 डे एक्सक्लूसिव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए,
जो हो रहा है कमिंग वीकेंड इस सैटरडे एंड संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। नॉर्मली इसकी प्राइस होती है 10,000 रुपए, बट थैंक्स टू आउटस्किल ये आप लोग के लिए अवेलेबल हो सकती है एट जीरो कॉस्ट। आउटस्किल है दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसको बैक करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एआई फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये 16 घंटे की लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग होगी जिसमें आप स्किल्स गेन करोगे, जिससे आप बना सकते हो अपना पर्सनल टूल किट, जिसमें से 10+ टूल्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर कर सकते हो ताकि ये जो एआई है आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सको। आप ऑटोमेट कर सकते हो रेपिटेटिव टास्क और डेटा एनालाइज कर सकते हो बिना एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे हुए। आप बना सकते हो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस एंड वीडियोस चंद मिनटों में। और बहुत ही बढ़िया बात तो ये है कि आप डेवलप करोगे एआई एजेंट्स एंड टूल्स जो कि देगी आपको कंपेटिटिव एज। 1 लाख प्रोफेशनल 40+ कंट्रीज से ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं ये पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि वो समझते हैं एक सिंपल ट्रूथ कि भाई एआई के जमाने में अनप्रिपेयर्ड नहीं रह सकते। ये सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप टेक में वर्क करते हो, पॉलिसी में, बिजनेस में, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बेसिकली एआई इन्फ्लुएंस करेगा, एआई टच कर चुका है, जो कि बेसिकली सभी कुछ है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। सीट्स लिमिटेड हैं जो बहुत जल्दी भर जाती हैं। अगर आप सीरियस हो अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और समझने के लिए कि एआई कैसे पूरी दुनिया बदल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो अपना स्पॉट सिक्योर करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। नाउ बैक टू सुधीर जी। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और चीन दोनों पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को अब 90 दिनों के लिए और टाल दिया है, यानी चीन को उन्होंने एक नई राहत दे दी है। इसका मतलब है कि ट्रंप की कूटनीति टकराव के बदले डील पर इस समय निर्भर है और वो चीन से टकराव के बदले सौदेबाजी करना चाहते हैं। तो भाई आई वंडर कि भाई चीन के साथ वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जवाब सिंपल है सुधीर जी, आपको भी पता है, जरा बता देते, अपना एनालिसिस भी दे देते। क्योंकि चाइना के पास अपर हैंड है, क्योंकि उनके पास है रेयर अर्थ मिनरल्स, वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, आईफोन्स पूरे वहाँ बनते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ असेंबल होते हैं। तो उनके पास सारे कार्ड्स हैं, सारे पत्ते उनके पास है टू प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे पास है नहीं, हम वीक अपीयर होते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम रोक के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जो नेगोशिएशन में यूज़ कर सकते हैं। परहैप्स फार्मास्यूटिकल है, क्योंकि यहाँ से इतनी सारी दवाइयाँ जाती हैं, सस्ती दवाइयाँ जाती हैं, पर अगर हम वो रोकते हैं तो वो कहीं और से खरीद सकते हैं। आयरलैंड जर्मनी सप्लाई कर देगा, रेट ऑफ कॉस्ट ज़्यादा होगा, थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी दवाइयाँ, पर उससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर चाइना के पास ऐसी सारी चीज़ें हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा हाल बिगाड़ सकता है। हमने तो इस चीज़ पे कितने सारे वीडियोस भी बनाए, तो आप भी थोड़ा देख लेना, मे बी आपको मदद कर देगा वो थोड़ा डिकोड करने के लिए। क्या चीन को ये बात पसंद आएगी? और इसीलिए हम बात में ये कह रहे हैं कि ये रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। हो सकता है कि चीन अब भारत के करीब आ जाए। एडिटर जरा इनके फेस पे जूम इन करना, दिखाओ ये चेहरा। कब से तो ये लोग ट्रम्प की जय जयकार कर रहे थे, हमारे पूरे देश में ही जय जयकार हो रही थी भाई। और चाइना को कितनी गालियां देते थे हर कोई, मतलब हमारे लीडर से लेके और गोदी मीडिया को तो क्या ही बोलो, ठीक है ना, इतनी गालियां देते थे। अब इंडिया को चाइना की जरूरत पड़ गई, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो? वैसे भी हम उन पे काफी चीजों पे डिपेंडेंट ही हैं। और सुधीर जी आपकी एनालिसिस तो भाई क्या ही बोलें, एक बार जरा ये चेकआउट कर लो। आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। वाह यार सुधीर जी, क्या एनालिसिस है, मतलब एकदम ही खतरनाक एनालिसिस। नो वंडर हमारा देश घट्टे में जा रहा है, क्योंकि लोगों को इस टाइप के वीडियो दिखा के आप इस टाइप की अच्छी एनालिसिस दे रहे हैं ना, तो लोग ना एकदम अपग्रेड हो रहे हैं। आपने दोनों देश की अर्थव्यवस्था, दोनों देश के हाल एक वीडियो में ही एनालाइज कर दिए, जस्ट बाय लुकिंग एट द वे कि दोनों देश के लीडर कैसे जहाज से उतर रहे थे।
वाह यार, मतलब क्या ही बोलो। नो वंडर हमारे यहाँ पे इतने सारे टाइप के बेकार पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, ये तांत्रिक ये वो, मतलब हमारे यहाँ के इंडियन पॉडकास्ट ना, दे आर फुल ऑफ दोस। थोड़ा आपके जैसी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग वाले भी एक आध कोई पॉडकास्ट वगैरह आ जाए तो भाई और हिट हो जाएंगे। जो इंसान बॉडी लैंग्वेज को रीड करके बता सकता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, वाह यार। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अमेरिका के विरोधियों और भारत के सहयोगी देशों से अब बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इन दोनों नेताओं ने विस्तार से बातचीत की और यह बातचीत इस समय बेहद अहम मानी जाएगी क्योंकि कितनी बार बातचीत हो गई भाई पुतिन साहब से यार। एडिटर प्लीज इनको नंबर ही दिखा दो। बातचीत 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 और भाई पूरे टाइम ना इन्होंने यही बताया कि बातचीत बातचीत होती रही है। क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स थे ये तो किसी ने बताया ही नहीं, है ना। बस बातचीत ही होती रही। गोदी मीडिया का यही है। लो भाई, हमारे टैक्स पेयर के 15 करोड़ तो ऐसे ही पानी में चले गए। बातचीत ही तो होती है हमारे यहाँ देश में, सिर्फ बातचीत ही चलती है। कोई एग्जैक्ट इन्होंने पूरे इसमें बताया ही नहीं कि क्या बातचीत हुई, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लिए गए, कुछ भी नहीं। एडिटर लगा दो यार इनको फालतू की बातचीत करने के लिए। 4 थप्पड़ मुंह पे। पूरे 83 वर्ष के बाद आज हमारे देश भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है और इस बार भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज यार ये आदमी क्या बकवास कर रहा है यार। अमेरिका को हम चुनौती दे रहे हैं? भाई फिगर्स ही देख लो। यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी है $29 ट्रिलियन, हमारा है $4 ट्रिलियन। ऑलमोस्ट 6 गुना से भी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। जीडीपी पर कैपिटा देख लोगे तो और मायूस हो जाओगे। उनका है ऑलमोस्ट $90,000, हमारा है $2,600। वो लीडिंग है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड टेक। मतलब चाइना ही पॉसिबली उनको पिछाड़ सकता है। एंड आप देख लो उनकी सारी जो टॉप कंपनीज हैं जो उनके आपके S&P 500 में रहती हैं, जैसे कि इन्विडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ग्लोबल टेक कंपनीज हैं। कितना पैसा कंट्रोल करते हैं, कितना डेटा कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ पे देख लो कौन सी हमारी लीडिंग कंपनीज हैं। टेक में देख लो, टेक के नाम पे हमारे पास IT सेक्टर है। वो बेसिकली चीप लेबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो नारायण मूर्ति की वो नहीं सुनी कि इतने इतने घंटे काम करो ताकि हम पैसे कमा सके। मतलब किस चीज की चुनौती दे रहे हैं यार हम। 4 थप्पड़ लगाओ यार इनको इस बात पे, इतना गुमराह करने के लिए सबको। 4 थप्पड़ मुंह पे। नो वंडर फिर उस टाइप के लोग घूमते रहते हैं जो आपका शो देख लेते होंगे कि भाई अमेरिका क्या है, हम उस टाइप की चीजें, और लोग फिर सोचने लगते हैं आपका शो देख के। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो जैसा मैंने कल भी आपको कहा था, ये जो टैरिफ लगा है 50% का, इसका असल में भारत पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। ओ मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, वाह यार वाह, कोई असर नहीं पड़ने वाला। कैसा लगा मेरा मजाक? % हमारे जीडीपी का अफेक्ट हो सकता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, मतलब कि भाई कंसेशन ले लो आप, पर ये टैरिफ हटा दो। हमने क्या क्या नहीं ऑफर किया उन्हें। हमने इनको ये बोला कि जितना भी हमारा ट्रेड गैप है ना, अराउंड 47 बिलियन, हम उसको मेकअप करेंगे। हम आपसे खरीद लेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, हम आपसे खरीद लेंगे पूरी एनर्जी, मतलब ऑयल वगैरह आपसे खरीद लेंगे। इसको एकदम क्लोज कर देंगे हम 47 बिलियन को। वो नहीं माने। हमने इतना तक भी मान लिया कि जो वहां से इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं, हमने कहा उस पे 0 टैरिफ लगा देंगे, उस पे भी नहीं माने। और कितनी सारी एग्रीकल्चरल फार्म रिलेटेड चीजें, जैसे कि आपका क्रैनबेरीज, एप्पल, आपकी जो मान लो ऑटोमोबाइल, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो आपकी हार्ले डेविडसन बाइक है, इन सब पे भी हमने टैरिफ्स इतने ज्यादा घटा दिए। तो हमने तो पूरी कोशिश की, एंड सरकार का बनता था पूरी कोशिश करना। हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बताते हो क्या ही बोलो यार। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ यार, आदमी को पैसे मिल जाए तो नेशनल टीवी पर आके क्या क्या बोलने को तैयार है। 4 थप्पड़ लगा दो यार। 4 थप्पड़ मुंह पे। अब भाई इतना ही नहीं, इनकी रीजनिंग भी सुनो आगे क्या बताते हैं। असर बस इतना है कि इससे यह पता चलता है कि अब भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त नहीं रहे, ये इसका बड़ा असर है। यार मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता यार, किस टाइप के लोग हैं यार यहाँ पे बैठे हुए। बस सुधीर जी, मतलब ट्रंप की जो फ्रेंडशिप है ना, सबसे साइड तो आप ही होगे यार। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। क्या सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि बस दोस्ती कम हो गई है? उन लोगों से पूछो जो लोग एक्चुअली इंडस्ट्रीज रन करते हैं, सच एज टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल। आप उनसे जाके पूछो कितना फर्क पड़ेगा। या आप उन लोगों से पूछो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, एंड लाखों जॉब्स जिनकी जाएंगी, उनसे पूछो।
वो आपको बताएंगे कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हमारी मिनिस्ट्रीज को तो ये तक बोल दिया गया है कि भाई आप क्या क्या कंसेशन दे सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स को वो बताओ, क्योंकि हमको डील करनी है। तो आप ये भी रीजनिंग दोगे कि भाई टैरिफ तो सब देशों पे लगे हैं, तो भाई इसमें बिग डील क्या है, क्या फर्क पड़ता है। अब आप ये देखो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं सच एज गारमेंट, प्रेशियस स्टोन्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी जितने अगर उस टैरिफ में आ रहे हैं, इतना टैरिफ बाकी देशों पे तो लगा नहीं, तो हमको उनके साथ compete करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? आप उन लाखों लोगों से पूछो जो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं एंड शायद उनकी जॉब ही ना बचे। एंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है इनका। हाँ, और सुनो इनकी एक्सप्लेनेशन। भारत की केवल 1.85% जीडीपी अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। तो हमारी तो जो जीडीपी है उसका बहुत ही मामूली सा हिस्सा अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। तो जब हमारा हिस्सा ही बहुत कम है तो नुकसान भी कम होगा। कोई इस आदमी को ये भी बता दो यार कि इंडिया के लिए जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है ना वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब जो 50% टैरिफ्स लग गए हैं, तो जो हमारी कंपनीज हैं जो कुछ भी एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, वो बाकी कंट्रीज से कैसे compete कर पाएंगी? चांस ही नहीं है। उन कंट्रीज के तो काफी कम टैरिफ्स लगे हुए हैं सच एज वियतनाम, कोरिया। अब आप बोलोगे कि भाई उन्हीं लोग को अफेक्ट होगा जो सिर्फ अमेरिका बेचते थे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज यूरोप या बाकी कॉन्टिनेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं उनको अब compete करना पड़ेगा किनके साथ? अपनी ही डोमेस्टिक कंपनीज के साथ जो अमेरिका बेचते थे, क्योंकि अमेरिका का तो अब नहीं आप बेच सकते उधर क्योंकि टैरिफ्स इतने ज्यादा हैं। तो वो कंपनीज क्या करेंगी? वो लोग जाएंगी यूरोप में या बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में। तो ये जो कंपनीज हैं इनको आपस में compete करना पड़ेगा, प्राइस वॉर होगा, कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा उन लोगों के लिए। एंड अगर आप जाके एक्चुअल थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लो, जाके थोड़े इंडस्ट्रीज वालों को बुला लो जो एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो बेटर बता पाएंगे आपको ये सब। कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आरोप साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सारे सबूत पेश करें। सुधीर जी आप ये बताओ, ये जो एलिजेड वोट चोरी वाला मामला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्यों दे वो पर्टिकुलर ओथ? क्योंकि जो भी उन्होंने कागज यूज किए हैं बताने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम थी वोटर लिस्ट में, वो सब इलेक्शन कमीशन के ही तो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अलग से थोड़ी लेके आए हैं वो। अब इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो? मतलब 15 करोड़ के लिए अंधे बन जाओगे क्या? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने डायलॉग अच्छा बोला है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो शायद ये भूल गए कि वो देश के लगभग 100 करोड़ वोटर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज जो कहा है कि चुनाव में मिलावट हो रही है, ये भारत के वोटर्स का अपमान है। बंद करो हाथ जोड़ के। अब मैं क्या बताऊं यार, ये 4 थप्पड़ सेगमेंट के चक्कर में मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है इतनी घटिया एक्सप्लेनेशन सुन के, घटिया रीजन सुन के। पहले तो यार लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, न्यूज़लेटर भी ज्वाइन कर लेना, और यार एडिटर सबसे पहले तो इनको दे दो 4 थप्पड़, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। 4 थप्पड़ मुंह पे। वोटर्स का अपमान कैसे किया है? एलिगेशन इलेक्शन कमीशन पे लगाया है। एंड मैं तो नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अगर नहीं हुआ तो प्रूफ कर दो ना। मैं तो कह रहा हूं ऐसी कोई धांधली हुई नहीं है, वोटर चोरी नहीं हुई, मैं तो ये कह रहा हूं। मैं क्यों मानूं जब तक प्रूव ना हुआ हो? पर एलिगेशन है और बहुत सीरियस एलिगेशन है। भाई सिंपल है, इलेक्शन कमीशन आके क्लियर कर दे, एयर इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे। और वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो बिहार SIR हुआ है उसमें आपने जितने भी लोगों के नाम काटे हैं उसकी पूरी लिस्ट दें, क्यों काटे हैं वो भी बताएं। सिंपल है, दे दो यार इलेक्ट्रॉनिक डेटा, खत्म करो यार ये सब हैं, ताकि कुछ और भी कर सके। और आपको ये भी बता दें, जो फॉर्मर चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन थे OP रावत जी, उन्होंने भी आके सेम ही चीज बताई है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी एयर क्लियर कर देनी चाहिए। अगर उन्हें चुनाव आयोग पर भी विश्वास नहीं है तो एक और अच्छा तरीका हो सकता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इससे पहले भी वो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं। इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि वो इसकी जांच कर ले। अरे महाराज, तो वही तो चल रहा है, सेम ही तो किस्सा है बिहार SIR का, जहां 3 लाख वोटर्स ऑलमोस्ट ऐसे पाए गए हैं जिनका 000 हाउस एड्रेस है। लोग ऐसे हैं कि एक घर में, हाँ एक घर में 246 लोग रह रहे हैं। कुछ आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं, और ये न्यूज ही बता रही है, हम नहीं बता रहे। ऐसे भी कितने सारे लोग हैं जिनके नाम पता है क्या है? डॉट है, डॉट डॉट डॉट।
अब क्या ये लोग आके वोट भी डालेंगे? ये तो इतना मजेदार है ये चीज कि बूथ नंबर एक ही है, एक 106 बूथ नंबर में 10 वोटर्स ऐसे हैं जिनका सिंगल बस डॉट है, उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनके बाप का नाम भी डॉट है, एक औरत ऐसी है जिसका नाम डॉट है और उसका जो हस्बैंड है उसका नाम भी डॉट है, और ये सब 26 से 28 साल के बीच में है और सब रहते भी इकट्ठे हैं हाउस नंबर 1 में। इंडिया गजब, सब कुछ पॉसिबल, कुछ गड़बड़ी नहीं है यार, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ पे काय को डाउट कर रहे हो यार? हैं यहाँ पे नॉन बायोलॉजिकल लोग रहते हैं, डॉट नाम है उनका, हैं ऐसी थोड़ी विश्वगुरु बन गए हम हैं, कुछ भी। यहाँ तक कि इंडिया का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक महिला वोटर की तो एज निकली 124 ईयर्स। वाह यार, मतलब तुम थोड़ी प्रॉपर रिपोर्टिंग कर लो यार, सुधीर चौधरी हैं। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। मतलब मेरा तो सवाल है कि भाई आप इतना अच्छा बोलते हैं ऑनेस्टली, है ना, आपको क्या प्रिवेंट कर रहा है? व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू? क्या वो 15 करोड़ तो बीच में नहीं आ रहे? अरे यार 4 थप्पड़ दो इस आदमी को, हैं इतनी ऐसी रिपोर्टिंग के लिए गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को ये लोग। 4 थप्पड़ मुंह पे। अब क्योंकि देश की जनता लगातार कई वर्षों से उनके आरोप देखती आ रही है, अब देश की जनता उनसे ये उम्मीद रखती है कि इस बार वो आरोपों के सारे पुष्ट सबूत दिखाएंगे। वैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत दिखाए थे। क्या बंदा है यार, मतलब जो भी मैं कह रहा हूं ना ये सब साबित कर देते हैं। भाई आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत ही नहीं है 15 करोड़ एक साल में कमाने के लिए। एडिटर ये लास्ट वाला पार्ट फिर से प्ले करना है यार, थोड़े पॉपकॉर्न भी ऑर्डर कर देते हैं यार अपन, हैं लास्ट वाला पार्ट फिर से। कि इस बार वो आरोपों के सारे पुष्ट सबूत दिखाएंगे। वैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत दिखाए थे। दिखाए ये सबूत अरे महाराज तो खुद ही कह रहे हो दिखाए थे ना सबूत, तो फिर अब क्या? मतलब ये बंदा ना एकदम मास्टर है, खुद ही को डीबंक कर देता है यार ये। एंड यू नो मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमने एक्चुअली अभिनंदन सेकरी जो बेसिकली फाउंडर ऑफ न्यूज लॉन्ड्री है उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने बताया कि इन लोग को ना बस अपना जो स्लॉट है वो भरना होता है। अब वो किसी भी तरीके से भर लो, कहानियां बना दो, है ना, एक पर्टिकुलर नैरेटिव पुश कर दो साथ में, बस। लेकिन इस बार उन्हें सबूत किसी ना किसी को तो दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूत दिखाने से काम इस बार नहीं चलने वाला। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है ना, पूरे दुनिया को कागज दिखा दिए, और वो कागज किसके हैं? इलेक्शन कमीशन को बिलोंग करते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार। मतलब मुझे तो लगता है ये जो लोग हैं ना जिनको 15 करोड़ की सैलरी मिलती है अपना जर्नलिज्म करने के लिए, पागल ही हो जाते हैं, डिमेंटेड ही हो जाते हैं। और ब्रेक के बाद हम आज की दूसरी खबरें आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई, जूम इन कर दो, क्या स्माइल है यार। ये ऐसे इंसान की स्माइल है जो 15 करोड़ रुपए लेता है ऐसी जर्नलिज्म करने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोग मुझे कहते हैं क्या रिसर्च करते हो? मैं कहता हूं कोई रिसर्च नहीं होती, ये लोग इतने इतने लपेट के झूठ बोलते हैं, इसमें क्या रिसर्च लगती है? एक बार वीडियो देख लो, इतने झूठ होते हैं। प्रॉब्लम तो होती है ज्यादा इनको सुनने की, इनके घटिया घटिया एक्सप्लेनेशन सुनने की। इस दस्तावेज में वर्ष 1980 लिखा हुआ है। 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था और 1 जनवरी 1980 को सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वो उस समय भारत की नागरिक नहीं थी। बकवास। सुधीर जी मैं क्या बोलूं, आप ना खुद ही अपने प्रूफ देते रहते हो कि आप कितने घटिया जर्नलिस्ट हो, इन माय ओपिनियन, ठीक है ना। दूसरा, आपकी नॉलेज कितनी कम है। 1980 का आप ये बता रहे हो सर्टिफिकेट, जूम इन करके दिखाना यार इसमें। 1980 का सर्टिफिकेट क्या लिखा है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली की वेबसाइट पे ही जाके देख लो, यही आपको पता चल जाएगा कि जो दिल्ली थी वो यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी 1956 में, और फिर उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था 1991 में। और जो आप दिखा रहे हो दस्तावेज वो है 1980 के, तब तो था ही नहीं ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्या तो मतलब क्या बोलो यार इन लोग का। मतलब आदमी, जिस देश की मीडिया ही, जिस देश के टॉप जर्नलिस्ट ही इस टाइप की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस टाइप का झूठ फैला रहे हैं, क्या बोलो इन लोग का। एंड आई हैव टू टेल यू, इस चीज का जो क्रेडिट जो है इस पर्टिकुलर डीबंक का, मैं अशोक कुमार पांडे जी को देना चाहता हूं। TCH उनका चैनल है, जरूर चेकआउट करना। रोज के रोज वो वीडियोस निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया जर्नलिज्म करते हैं। इन लोग को देखने के बजाय आप उनको देखो प्लीज। मतलब इतनी घटिया जर्नलिज्म करते हैं यार ये लोग, क्या बोलो। ऑनेस्टली हमको ना लोग कमेंट में लिख के बताते हैं कि भाई ग्रेट जर्नलिज्म ये वो,
हम कहते हैं कि भाई हम तो जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा घट चुका है हमारे देश में कि हम जैसे लोगों को भी ना लोग जर्नलिस्ट मान लेते हैं। और मतलब शर्म की बात ही है, आपके जैसे जर्नलिस्ट और अर्नब जैसे ये पर्टिकुलर वीडियो हमने बनाया था उनको डीबंक करते हुए जरूर चेकआउट करना। हम इनको डीबंक करें, इनके झूठ पकड़ें और ये कोशिश करें हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देने की, और आप खुद अपना काम मत करो। और जब एक्सपोज हो जाओ तो यही आपकी हरकत है कि भाई इसका बंद कराओ यूट्यूब चैनल, दो इसको कॉपीराइट स्ट्राइक। यहां तक कि बिहार में भी वर्ष 2003 में आखिरी बार एसआईआर जब हुआ था तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। इस चीज का जवाब तो यहीं अच्छे से मिल जाएगा। तो आखिर इलेक्शन कमीशन हमें पहले ये बताए कि क्या पैरामीटर्स उन्होंने अपनाए और किस तरह से ये आंकड़ा उन्होंने कंपाइल किया। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बिहार एसआईआर हो रहा है, ये भारत में पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां पर वोटर लिस्ट को पूरा स्क्रैप खत्म कर दिया जा रहा है और अफ्रेश यानी नई तरीके से बनाया जा रहा है। और सुधीर जी, आप अपने टेलीकास्ट में ये न्यूज भी नहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि पब्लिश करे उन सब लोगों के नाम जिनके नाम बिहार ड्राफ्ट रोल से डिलीट किए गए। तक भारत को औसतन इस पर $15 यानी 1300 रुपए का डिस्काउंट मिला है। समय समय पर यह डिस्काउंट बदलता रहता है, जिसमें अधिकतम $30 और कम से कम $2.5 तक की छूट भारत को मिलती है। वर्ष 2022 से लेकर अभी तक भारत ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक की अपनी बचत की है। अब आप सोचिए, अगर हमारे 2 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं कहीं से सस्ता तेल खरीदकर, तो हम अपना पैसा क्यों ना बचाएं? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बचत होती है तो करनी चाहिए ना, पर ये भी तो बता दो, आधी अधूरी जर्नलिज्म मत करो प्लीज। ये भी बता दो कि किसको फायदा होता है इसकी बचत का, क्योंकि पंप पे तो प्राइसेस घटते ही नहीं है, वही सेम रहते हैं। एक तो हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल डाल रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, किसी को भी नहीं बताया। एज अ रिजल्ट लोगों के गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं, वो तो एक प्रॉब्लम है ही है। पर बात यहाँ पे ये भी है कि जो चीप रशियन इंपोर्ट आए ऑयल के, उसका किसको फायदा हुआ? जनता को तो हुआ नहीं, सारी कंपनीज को ही हुआ। ये देख लो। तो ये जो आर्टिकल है ये है मनी लाइफ का, जिसकी एडिटर हैं सुचेता दलाल। ये हैं फेमस फॉर एक्सपोजिंग द हर्षद मेहता स्कैम। इस आर्टिकल में ये बताया गया है वही सिमिलर चीज जो सुधीर जी बता रहे हैं कि भाई चीप रशियन इंपोर्ट तो हुए, पर उसका फायदा किसको हुआ? पेट्रोल पंप पे प्राइसेस तो बिटवीन 95 एंड 80 फ्लक्चुएट करते रहे। असली फायदा किसको हुआ? यूनियन को हुआ, स्टेट को हुआ, जिन्होंने रेक इन किए ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़। ये फ्यूल टैक्सेस के नाम पे लिए गए। अच्छा, और अगर आप कंपनीज की देखोगे तो IOCL, BPCL, HPCL, इन्होंने कंबाइंड जो प्रॉफिट्स थे इनके फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो थे 86,000 करोड़। और पिछले साल पता है कितना था ये? 3,400 करोड़। थोड़ा तो कुछ आम इंसान को फायदा पहुंचा देते यार, कुछ तो। ये जो ऑलमोस्ट 86,000 करोड़ है, जो पहले 3,000 था, मतलब आपने 83,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए। ये प्रॉफिट्स हैं, ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये कोई रेवेन्यू नहीं है। तो कुछ तो आगे पहुंचा सकते थे, पर वो नहीं हुआ। ये सुधीर जी आपको नहीं बताएंगे ये बात। और जो प्राइवेट रिफाइनर्स है सच एज रिलायंस एंड नायरा एनर्जी, आप उनका भी देख लो, उनके भी रिकॉर्ड रिफाइनिंग मार्जिन्स थे, जो बेसिकली पर बैरल दे वर एक्सीडिंग $12.5। ये पर्टिकुलर चार्ट देखो, ये बताता है कि जो चीप रशियन इंपोर्ट आया उसका फायदा किस किस को मिला। तो 66% तो मिला ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ठीक है ना, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। 20% मिला उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, 15% मिला स्टेट गवर्नमेंट को। कंज्यूमर के हाथों आया घंटा, 0। दोस्तों, इसे कहते हैं आधी अधूरी जर्नलिज्म। एंड क्यों करते हैं आधी अधूरी जर्नलिज्म? इनको इतनी जो हेफ्टी सैलरी मिलती है, तो ढंग की जर्नलिज्म करनी चाहिए ना। ये जो 15 करोड़ मिलते हैं, किस बात के मिलते हैं? जर्नलिज्म करने के मिलते हैं ना। तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। ये भी पोखरण जैसा ही क्षण है। जैसे पोखरण में हमने किया था, वैसे ही आज दोबारा से भारत को अपने दम पर इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ एक व्यापारिक डील ही की है। तो भाई बात यहां हो रही है टैरिफ्स की, और बता रहे हैं कि अमेरिका ने डील ही की है। तो भाई पूरी दुनिया ही इस प्रिंसिपल पे चलती है, बिजनेस के प्रिंसिपल पे चलती है। गिव एंड टेक ही होता है। क्या बात कर रहे हो यार आप? कोई किसी को इसीलिए थोड़ी मदद करता है, खासतौर पे देश के, हाँ वो हमारा दोस्त है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिव एंड टेक तो है ही ना, कि मैं आज तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल तुम मुझे सपोर्ट करोगे, या तुम मुझसे वेपन खरीदोगे, या ये करोगे। अब ऑपरेशन सिंदूर का ही एग्जांपल ले लो। हम किसी देश को आउटराइट सपोर्ट नहीं करते किसी भी चीज में, ठीक है, तो वो हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? एज अ रिजल्ट किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर।
इंक्लूडिंग रशिया, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है एज एन एलाय हमेशा। इफ एनीथिंग आप ये बताना चाह रहे हो कि हम कुछ ज्यादा ही रिलायंट हो गए थे अमेरिका पर एंड हमने अपने डाइवर्सिफाई नहीं करी एक्सपोर्ट्स जितनी हमको कर लेनी चाहिए थी। तो भाई ये थी सुधीर जी की कहानी, जो कि दूरदर्शन पे जाके रिपोर्ट करते हैं ये सारी चीजें। एंड ये तो भूलना ही मत कि कितना मिलता है इनको अपने जर्नलिज्म के लिए, 15 करोड़ रुपए हैं। 15 करोड़ मजाक नहीं है, 15 करोड़ रुपए इतना बढ़िया काम करके दे रहे हैं वो हैं। एंड आउटस्किल को चेकआउट करना मत भूलना, डेफिनेटली अपस्किल करना तो बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा।